नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की जो चर्चा का विषय है वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के महानतम विश्वविद्यालय में एक था। यानी शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल केंद्र था। संभवतः इन्हीं वजहों से भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वो नोट करते रहिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। यानी गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कुमार गुप्त यह महानतम विश्वविद्यालय अपने आप में अद्वितीय था। इसका अगर हम स्थान की बात करें, ये कहाँ पर था प्राचीन काल में? अब तो केवल खंडहर के रूप में है। तो ये बिहार में था। ध्यान रखिएगा, बिहार में पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूर, पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूर राजगीर के पास है। राजगीर एक जगह है। हालांकि राजगीर से भी लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी है इसकी। वहां पर इसके अवशेष मौजूद है, खंडहर मौजूद है। अगर इसकी बात की जाए, एक किस प्रकार की शिक्षा का केंद्र था, कौन कौन सी शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती है, यानी ऐसे आप देख सकते हैं शिक्षा का केंद्र। किस प्रकार की शिक्षा का केंद्र था? तो यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था? बौद्ध धर्म की महायान शाखा। महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखिएगा, बुद्ध धर्म आगे चल करके 2 भागों में बढ़ गया था ईसा की पहली शताब्दी में, हीनयान और महायान में। जो महायान है उसे वज्रयान या सहजयान भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ था, यानी विशेषकर अध्ययन का वो केंद्र था। इसके अलावा यहाँ क्या क्या था? यहाँ पर वेद का अध्ययन होता था, वेदों का। यहाँ पर व्याकरण का अध्ययन कराया जाता था। इसके बाद में तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, यानी तर्क शास्त्र हो गया, चिकित्सा शास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया और खगोल शास्त्र और विज्ञान आदि विषयों का यहाँ अध्ययन कराया जाता था। कौन कौन से? वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान था। बहुत ही बेहतर तरीके से चिकित्सा की पद्धतियों को समझाया जाता था और ऐसे कह सकते हो चिकित्सक, डॉक्टर्स तैयार किए जाते थे उस युग के। अगर हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना था, कितने एरिया में यह विश्वविद्यालय फैला हुआ था, तो ये विशाल विश्वविद्यालय लगभग 30-35 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। क्योंकि अपनी महानता और विशालता के कारण ही इसको पूरे दुनिया में स्थान दिया गया था। तो लगभग 30 से 35 एकड़ में फैला हुआ था। यह 9 मंजिला इमारत थी। इसमें विशाल तालाब थे। ऐसे कह सकते हो आज के युग में स्विमिंग पूल थे, जहां पर घूमने के लिए, टहलने के लिए किनारे किनारे पेड़ लगे हुए थे। पूरी तरीके से प्राकृतिक वातावरण वहां उपलब्ध कराया गया था। इस 9 मंजिला इमारत में क्या थे? 11 मठ थे, 6 मुख्य
मंदिर थे और सबसे बड़ी जो चीज थी पुस्तकालय। विशाल पुस्तकालय यहाँ पर मौजूद था, जो सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके पुस्तकालय का नाम था धर्मगुंज। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। विद्यालय का जो पुस्तकालय था उसका नाम था धर्मगुंज। 9 मंजिल का पुस्तकालय था और इस पुस्तकालय के 3 भाग थे। इन तीनों के नाम थे रत्न सागर, रत्न सागर एक बहुत ही विशाल इसका भाग था पुस्तकालय का, रत्न रंजक और रत्नोदय। एक था रत्न रंजक और एक था रत्नोदय। धर्मगुंज का उस समय ये जो रूप था, ये धर्मगुंज क्या होता है तो सत्य का खजाना। धर्मगुंज का मतलब ही होता है सत्य का खजाना। तो ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम था धर्मगुंज। हाईलाइटर इसको कर लीजिएगा, जो 3 भागों में था, रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदय। यहाँ पर ताड़ पत्रों से, क्योंकि उस समय कागज का इतना विकास नहीं था, तो ताड़ पत्रों पर पांडुलिपियां बनाई गई थी। ऐसी शायद ही कोई विषय हो, शायद ही ऐसी कोई भाषा हो उस युग की जिसका यहाँ पर उल्लेख ना हो, जिसकी पुस्तकें ना मिली हो। विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए बैठते थे और विभिन्न विषयों से वो अवगत होते थे। विशाल पुस्तकालय, कहते जब इसमें आग लगाई गई थी तो कई महीनों तक पुस्तकें जली हुई थी। ध्यान रखिएगा, ताड़ पत्रों पर एक विशेष प्रकार से इसको लैमिनेटेड करके उस युग की जो भी प्रणाली रही हो, यहाँ किताबों को संरक्षित किया गया था। अगर हम बताते हैं इसका संचालन कब तक होता रहा, तो इसका संचालन ध्यान रखिएगा 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक ये संचालित रहा। लगभग 700 से 800 वर्ष तक इसका संचालन होता रहा। इतने समय में, इतने विशाल रूप में ये संचालित रहा, यानी 700-800 वर्षों में। अगर छात्रों की बात की जाए तो इसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक थे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 10,000 और अध्यापक कितने थे? 2,000 यहाँ पर अध्यापक थे। इतनी ज्यादा संख्या होते हुए भी यहाँ पर कभी भी इन 700-800 सालों में कभी विद्यार्थियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। अनुशासन बहुत ही बेहतर था। राजा के अधिकार से पूर्णतया विश्वविद्यालय मुक्त था। शिक्षा लेने के लिए जो प्रक्रिया थी, यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया बहुत ही तगड़ी थी। कहा जाता है कि किसी भी विद्यार्थी को यहाँ प्रवेश लेने के लिए 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। सबसे पहली प्रक्रिया, यानी जैसे जब आप एंट्री करते थे, मेन गेट पर आपको जो भी व्यक्ति मिलता था वो आपसे बहुत ही कठिन प्रश्न करता था। जो मेन गेट पे आपको मिलता था वो कोई गेट कीपर नहीं था, वो भी आचार्य थे। तो इस प्रकार के आपसे कठिन प्रश्न वो करते, जब उनका उत्तर आप देते फिर आप आगे बढ़ते। अब जैसे मान लो कहाँ पहुँचते, रिसेप्शन के पास में, जैसे वर्तमान में रिसेप्शनिस्ट होता है, गेट कीपर है, रिसेप्शनिस्ट है, वहाँ पहुँचते। वहाँ पर भी आपको एक आचार्य मिलते और वो भी आपसे बहुत ही कठिन प्रश्न पूछते। उनका भी आपने जवाब दिया, अब आप समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचो, वहाँ पर भी आपसे बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे जाते। उनका जवाब देने के बाद अब आपको वहाँ प्रवेश मिलता था। इसका मतलब ये था कि जो भी विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले, उसमें वास्तविकता में गुण होने चाहिए जो एक विद्यार्थी में है। किस प्रकार से वो मानव जीवन को समझता है, संसार को समझता है, लोगों की मदद करने की भावना को रखता है, और वो पढ़ने के बाद में किस प्रकार का एक अच्छा, एक योग्य इंसान बनेगा। यहाँ पर चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों के बच्चे पढ़ते थे। यानी भारत के तो पढ़ते थे, इसके अलावा तिब्बत है, चीन है, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों के बच्चे पढ़ते थे। और पूरे संसार में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा प्रदान की गई थी कि ये विश्व गुरु है। क्योंकि दुनिया के देशों के बच्चे, हमें अगर किसी बच्चों को पढ़ाते हैं
तो उनके गार्जियंस गुरुजी कहते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो यहाँ चूंकि विदेशों के बच्चे पढ़ते थे तो विदेशों में भी भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। अब आते हैं इसका इतने विशाल, इतने महान विश्वविद्यालय का पतन आखिर क्यों और कब हुआ। इसका जो पतन हुआ है, इसका पतन हुआ है सन 1193 से लगा करके 1200 के बीच, यानी ऐसा आप कह सकते हो 1193 से लगा के सन 1200 ईस्वी के लगभग एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने, कहा जाता है, इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी या इस विश्वविद्यालय को पूर्णतया नष्ट करा दिया था। कई महीनों तक इसकी किताबें जलती रही थी। अब यहाँ पर एक विशेष बात और आपको ध्यान रखनी है, जो परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं को नोट करते रहिएगा ताकि एक अपना अच्छा अध्ययन सामग्री बना सकें और उनको याद कर सकें, समझ सकें। परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर भी आप दे सकें। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और वह 16 वर्ष तक भारत में रहा। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन 16 वर्ष तक भारत में रहा। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में आया था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इन 16 वर्षों में लगभग 5 से 6 वर्ष तक वह नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। इन 5-6 वर्षों में वह सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ प्रवेश करता है, यानी शिक्षा लेने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश करता है। इसके बाद यहाँ का वो आचार्य भी रहा, शिक्षक भी रहा, यानी उसने यहाँ अध्ययन भी किया और अध्यापन कार्य को भी यहाँ पर अंजाम दिया। इसकी जो हुएनसांग की किताबें CU की, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नालंदा नष्ट हो गया, पुस्तकालय नष्ट हो गया, तो बहुत सी जानकारी फिर वहां से नहीं प्राप्त हो पाई। खंडहर से उत्खनन के बाद में कुछ जानकारियां मिली, शोध के बाद कुछ जानकारियां मिली, वो मिली, लेकिन विशेषकर इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कितने बच्चे थे, कितने छात्र थे, कितने मठ थे, कितने मंदिर थे, ऐसी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐसी जानकारी प्राप्त होती है हुएनसांग की किताब CU की। तो हुएनसांग की पुस्तक का नाम क्या? CU की। हुएनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष उसने अध्ययन अध्यापन किया? तो 5 से 6 वर्ष के लगभग अध्ययन अध्यापन किया। भारतवर्ष में वो कितने साल रहा? लगभग 16 साल तक भारतवर्ष में वो रहा। तो इस पुस्तक से CU की नाम की जिसकी पुस्तक है, इसको यात्रा वृत्त कह सकते हैं। इस पुस्तक से नालंदा विश्वविद्यालय की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, 2014 में, सन 2014 में इसकी पुनः स्थापना की भारत सरकार के द्वारा। वही जो इसके अवशेष है, जो खंडहर है, उसी के समीप इसकी दोबारा स्थापना की गई और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ताकि जो नालंदा था, जो उसकी गरिमा थी, उसको पुनः वापस करने का प्रयास किया जा सके। एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को। यूनेस्को का हिंदी में अगर पूरा नाम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ये होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था दुनिया की उन चीजों को सूचीबद्ध करती है जो प्राचीन काल में या अपने समय में ख्याति प्राप्त रहा है और आज भी उसका कहीं न कहीं महत्व बना हुआ है।
उसका ये जो है सूचीबद्ध करती है। तो यूनेस्को ने 15 जुलाई 2016 को 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया, या यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में सम्मिलित किया। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब पर संक्षिप्त में आपसे चर्चा की गई। क्योंकि ये बड़ी विस्तार की चीजें हैं, इसको अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही लंबा समय लगता है। यहाँ पर इस क्लास का लेने का केवल यही मतलब था कि नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो विद्यार्थियों को तैयार हो जाए। स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। ये कहाँ पे है? बिहार में है, पटना के समीप पे है। किस प्रकार की शिक्षा थी वो भी आपको बता दिए। बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा थी, क्योंकि जो यहाँ पर विद्यार्थी रहते थे जैसे बटुक लोग रहते हैं, जिस प्रकार से गुरुकुलों में लोग पढ़ते हैं उस वेशभूषा में रहते थे। नियम बहुत ही तगड़े थे। 3 प्रकार का, एक प्रकार से एडमिशन की प्रक्रिया जो है 3 रूपों में गुजरती थी, उसे पार करना पड़ता था ताकि बेहतर इंसान, एक बेहतर विद्वान, एक बेहतर व्यक्ति तैयार हो सके जो संसार का, समाज का, देश का कल्याण कर सके। पतन के कारण क्यों पतन हुआ ये भी आपको बताया गया। क्या उस समय की स्थितियां परिस्थितियां रही होंगी, किसके द्वारा किया गया वो नाम भी आपको बताया गया। इन मुख्य बिंदुओं को ही परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, लेखपाल आज परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में फिर किसी एक नए सामान्य ज्ञान की ओर चलेंगे। वैसे बेसिकली हिंदी की क्लासेस चलती है, तो ध्यान रखिएगा मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लगा के शुक्रवार का ये 5 दिन शाम को 10 बजे से लाइव क्लास प्रारंभ होगी। इस समय वर्णमाला का प्रकरण चल रहा है। धीरे धीरे जो भी हिंदी है, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, और चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, संपूर्ण हिंदी आपको निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। क्रमशः आप जुड़ते रहें, अपने परिचितों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।